करने पे हम लोग बिहारी लोग मानते नहीं हैं, कोशिश करने में कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं। तो आज जो भी है आपके सामने थोड़ा बहुत पहुंचा हूं यहाँ पे 2015 के बाद से अभी तक चल रहा है। कहीं ना कहीं टॉपर भी बन जाते हैं शुभम कुमार की तरह। जी बिल्कुल होते हैं, तो सच है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, क्योंकि यूपीएससी अगर लिस्ट निकाल रही है तो वो सत्य ही होता है। और दूसरा चीज़ ये कि हम लोग का एक मानना है कि जुनून होता है। आप पैन इंडिया की बात कर लो, पूरे इंडिया की कहीं बात कर लो, या फिर एक बिहारी स्टूडेंट की बात कर लो, आप कहीं भी जाओगे तो आपको ये अंदाज़ा लग जाता है कि बिहारी स्टूडेंट कहीं भी होंगे, किसी भी फील्ड में होंगे, तो वो एक उस ओहदे को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे कि आप लोगों को अमूमन नहीं देख पाते हैं। तेरे किस्सों जैसा भोला सलोना जहाँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। मुखर्जी नगर के हमने सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं और बहुत सारे ऐसे छात्रों के बनाए हैं जो कहीं ना कहीं जिनका सिलेक्शन हो चुका था, और बहुत सारे पीजी रूम कोचिंग के भी बनाए हैं। और सबसे ज़्यादा हमें प्यार मिलता है पटना से। आज मैं मुखर्जी नगर के पास जो किताबी रंग बिरंगी दुनिया है, नेहरू विहार और यूपीएससी और एसएससी का मक्का कहा जाता है, मुखर्जी नगर और उसके आसपास का एरिया, यहीं पर मौजूद हूँ। और यहाँ पे किस तरीके से रह करके इन्होंने मेहनत की, उसके बाद में इनको सफलता मिली, और यूपीएससी की तैयारी भी ये करते हैं। इन्होंने एक अटैम्प्ट भी दिया है, तो ये भी आपको जानने को मिलेगा कि इनका अनुभव क्या रहा, जेआरएफ क्लियर किया, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। आप ये वीडियो पूरा देखिए। और सबसे अच्छी बात ये है, इन्होंने वीडियो शुरू करने से पहले बताया था कि जो छठ पूजा होती है बिहार में, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के जितने भी बिहार के छात्र हैं या फिर लोग हैं अपने घर परिवार की तरफ लौट के जाते हैं, लेकिन ये 7 साल में एक ही बार गए थे। आखिर इनसे ही जानेंगे। और ये भी कहा जाता है कि बिहार में या तो छात्र आईएएस बनते हैं, शुभम कुमार की तरह टॉपर बनते हैं, या फिर ज़्यादातर नेता बनते हैं कन्हैया कुमार की तरह। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, यूपीएससी की आप तैयारी भी करते हैं, तो जब आप बिहार से पहली बार यहाँ पे कब आए थे, नेहरू विहार मुखर्जी नगर? नमस्कार, थैंक यू पहले तो आपको यहाँ की, मुझे आपने इनवाइट किया अपने चैनल पे। और दूसरी बात ये है कि 2015 में मैं दिल्ली आया हूँ, और 2015 में मेरे 12th करने के बाद मैं ग्रेजुएशन जब दिल्ली आया हूँ करने के लिए, तो मैं DU में एडमिशन लिया मैंने दयाल सिंह कॉलेज में। मेरी ग्रेजुएशन वहीं से कंप्लीट हुई है। अब आप जब एक बिहारी स्टूडेंट, जैसा आपने जिक्र किया आपने अभी, कि एक बिहारी के लिए छठ पर्व बहुत महत्वपूर्ण लगता है, ये सच बात है कि हम लोगों का एक सेंटिमेंट, एक इमोशन होते हैं जो बिहार के छठ से जुड़ा होता है। तो जब 2015 में मैं यहाँ पहली बार आया दिल्ली, तो मुझे ऐसा लगा कि इस माहौल, इस परिवेश को देखकर ऐसा लगा कि हम छोटे से शहर से आने के बाद यहाँ एक चीज़ों का समावेश बहुत ही बड़े लेवल पे है, और एक्सपोजर आपके लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान में पढ़ रहे होते हो। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को बेसिक चीज़ों का जानकारी बहुत कम होता है यहाँ पे आने के बाद, जैसे मुझे भी थी। मैं सिर्फ जब मैं ट्रेन पर चढ़ा था और बिहार से जब दिल्ली में मैंने जब यहाँ पहुँचा, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ लग रहा था कि मेरे बैग में मेरे कुछ सपने हैं और कुछ डिग्रीज़ थी जो मैं लेकर यहाँ उतरा था। और आज उसी डिग्री, उसी सपने के बदौलत यहाँ तक का सफ़र मैंने तय किया है। और अक्सर मेरे पिताजी अक्सर ये बात कहते हैं कि जब मैं वहाँ से चला था तो उन्होंने मुझे जब ट्रेन में छोड़ने आया तो मुझे एक ही चीज़ कहा कि बेटे, जहाँ आप जा रहे हो वहाँ नहीं पढ़ने की सारी सुविधाएँ हैं और पढ़ने की थोड़ी सुविधाएं हैं, तो आपको तय करना है कि आपको सफ़र को किस तरह लेके जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2015 में जब मैं यहाँ आया दिल्ली पहली बार, उस टाइम बुक्स की, किताबों की इतना जानकारी नहीं थी, लिस्ट क्या होती है चीज़ों की बनाना, कैसे लोग टाइम टेबल फॉलो करते हैं, कितने तरीके से लोग जो है चीज़ों को, माहौल को समझने में टाइम लग जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट आपका रोल बहुत अच्छा प्ले करता है। तो वो चीज़ें तैयार करने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, और घर का बहुत अहम रोल रहा है, क्योंकि पारिवारिक माहौल ही ऐसा रहा है एजुकेशन का। तो घर की चीज़ों को समेटते हुए यहाँ पे आना और अपनी चीज़ों को आगे लेकर जाना बहुत थोड़ा टफ था, लेकिन हाँ, कोशिश करने पे हम लोग बिहारी लोग मानते नहीं हैं, कोशिश करने में कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं। तो आज जो भी है आपके सामने थोड़ा बहुत पहुंचा हूं यहाँ पे 2015 के बाद से अभी तक चल रहा है। कहीं ना कहीं टॉपर भी बन जाते हैं शुभम कुमार की तरह। जी बिल्कुल होते हैं, तो सच है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, क्योंकि यूपीएससी अगर लिस्ट निकाल रही है तो वो सत्य ही होता है। और दूसरा चीज़ ये कि हम लोग का एक मानना है कि जुनून होता है। आप पैन इंडिया की बात कर लो, पूरे इंडिया की कहीं बात कर लो, या फिर एक बिहारी स्टूडेंट की बात कर लो, आप कहीं भी जाओगे तो आपको ये अंदाज़ा लग जाता है कि बिहारी स्टूडेंट कहीं भी होंगे, किसी भी फील्ड में होंगे, तो वो एक उस ओहदे को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे कि आप लोगों को अमूमन नहीं देख पाते हैं। तो चीज़ें ऐसी ही हुई है। हाँ, ये सच है कि बिहारी लोग जिद पे अड़ जाएँ तो वो दुनिया का, देश का कोई भी ऐसा बड़ा एग्ज़ाम, जो परीक्षा जो है वो पास करते हैं और उसमें सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप यूपीएससी की तैयारी भी करते थे, आपने एक अटैम्प्ट भी दिया है, आपका ऑप्शनल क्या था? जी मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, जब आने के बाद ही शुरू की थी मैंने। तो मुझे पहले समझने में माहौल को समय लगा, तो 1 साल 2 साल के बाद मेरे शिक्षकों से, मेरे प्रोफेसर से मुझे गाइड मिला थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर। और
जैसा कि मैं जिक्र करूँगा दोबारा कि इन्वायरमेंट बहुत रोल प्ले करता है। तो मेरे जो सर्कल थे उस सर्कल में अभी कुछ ऑफिसर्स हैं, कुछ सिलेक्ट हो गए हैं, कुछ को कैडर एलोकेट हो गया, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वहाँ से मुझे एक माहौल को समझने का मौका मिला। और बीइंग अ बिहारी, जब आप चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं और चीज़ों को, बुक्स को देखना शुरू कर देते हैं, तो आपको एक दोस्ती बन जाती है बुक्स के साथ, और वो ऐसा लगता है कि अब फैमिली जो है यही है, इस माहौल का फैमिली यही हमारा। तो इस फैमिली को समझने के टाइम के बाद मुझे समझ में आया कि हाँ, तैयारी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर मैंने इसके साथ गोन थ्रू करना शुरू कर दिया। रही मेरी ऑप्शनल की बात, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन जो है पॉलिटिकल साइंस से हुआ है, राजनीतिक विज्ञान जिसको हम लोग बिहार में लोग मानते हैं ज़्यादातर, वो ग्रंथ मानते हैं लोग कि या तो लोग जो है, जैसा आपने जिक्र किया कि या तो लोग बहुत अच्छे स्कॉलर बन जाते हैं, बहुत विद्वान बन जाते हैं, टॉपर बन जाते हैं, या तो कन्हैया कुमार की तरह नेता बन जाते हैं। ये तो सच है, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान से कहीं ना कहीं हम लोग का धरातल से जुड़ाव होता है। तो राजनीतिक विज्ञान जो पॉलिटिकल साइंस हम लोग का बेसिकली था, तो वो उसका ऑप्शनल था मेरा, और उसमें मैंने अच्छे से पढ़ाई की और आज उसी में मेरा काम चल रहा है। आपने यहाँ पे आके यूपीएससी के लिए कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया था या नहीं? क्योंकि ज़्यादातर जो लाखों स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं कोचिंग ज्वाइन करने की ही वजह से आते हैं कि यहाँ पे अच्छे कोचिंग मिल जाएंगे, अच्छे अध्यापक मिल जाएंगे। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कि मैं कोचिंग के सोच कर ही आया था, क्योंकि चीज़ों का पता नहीं होता है। आप छोटे शहर से जब आते हो, चीज़ों का पता नहीं होता है, चीज़ों को देखते सीखते आपको पता चलता है कि आपको आगे कैसे जाना है। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि मैंने कहीं कोचिंग वगैरह भी तो नहीं लिया है, सेल्फ स्टडी से जितना हुआ है, दोस्तों से, टीचर्स से, गाइड से, मित्रों से, जूनियर से, जो भी सीखने को मिला थोड़ा बहुत माहौल से, वो सीखा है। मैंने कोशिश उतनी ही की है कि अपने ब्रेन को ज़्यादा यूज़ किया जाए, अपने चीज़ों को ज़्यादा आप नेचुरल जितना रखते हो, चीज़ों का आप खुद से मेहनत करते हो, वो ज़्यादा आपके रंग लाती है बनस्पत की। आपको एक ट्रैक मिलता है। ये तो सच है कि कोचिंग वाले आपको ट्रैक और गाइड करते हैं, मगर मेहनत जब भी होती है वो एफर्ट आपकी होती है। लेकिन मैंने कोई कोचिंग या कुछ नहीं लिया ऐसा। यानी कि आपने सेल्फ स्टडी की है, और यूजीसी नेट जेआरएफ है, ये भी आपने सेल्फ स्टडी से क्लियर किया है? जी बिल्कुल, ये मैंने खुद से ही किया है। और इसमें ये बात सच है कि मैंने तकरीबन जितने भी दौर लोग अमूमन जितना मानते हैं लोग पढ़ाई का, उससे कहीं ज़्यादा ही दिया है। क्योंकि आप जैसा जिक्र कर रहे थे कि 7 सालों में पहली बार मैं घर गया था, तो वो एक दौर था, छठ का इमोशन होता है हम लोग के साथ। तो एक दौर था जब तैयारी कर रहा था मैं, तो घर से कॉल आ रहा था माँ का, फिर पिताजी का कॉल आ रहा है, भाई लोगों का, क्योंकि सारे इकट्ठे होते हैं छठ के पर्व में। तो मुझे एक ऐसा फील होता था कि शायद मैं नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन एक होता है कि जब आप लिमिट क्रॉस करते हो, क्योंकि क्या होता है ना कि लोग जो छोड़ देते हैं उतना ही आपको जीत पे करने के आगे निकलना होता है, क्योंकि लोग छोड़ देते हैं अमूमन। तो मैं जब यहाँ तैयारी कर रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार नहीं हो पाएगा, आज छोड़ देते हैं। हर एक दिन चीज़ें बहुत बदलती हैं आपके साथ, समाज बदलता है, सोच बदलता है, आपकी तरक्की भी बदलती है, देखने की दुनिया नज़रिया बदलता है। तो जब मैं उस प्रिपरेशंस के दौरान कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा था कि आज नहीं हो पाएगा। लेकिन जब कोशिश कहते हैं ना, वो कहते हैं ना कि जब आप कोशिश करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको अंजाम तक पहुंचा देता है। तो मैं करते करते आगे निकला, जब यहाँ तक पहुंचा कि जब रिजल्ट्स आने अच्छे शुरू हुए, तो मुझे लगा कि बहुत हद तक मैंने अच्छा कुछ अचीव किया और मेरा जेआरएफ अच्छे से हुआ है, निकाल लिया। जब आप घर से चले थे उससे पहले यूपीएससी का मन में कैसे आया कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, फिर ये आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तरफ कैसे आ गए? देखिए सर, अमूमन ये होता है कि हम लोग जब भी बिहार के स्टूडेंट जो आते हैं वो कहीं ना कहीं एक सरकारी नौकरी, एक सिविल सर्विसेज की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ये सच है। और क्योंकि हम लोगों को ऐसा मानना है कि हमारे घर के परिवार के माहौल का ऐसा है, क्योंकि एक पारिवारिक शैक्षणिक परिवार का माहौल है हम लोगों का, बिल्कुल ही। क्योंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड से आप जहाँ से आते हो, एक लेगेसी चलती है, तो वो तो कहीं ना कहीं जिन में होता ही होता है कि चलो यार एजुकेशन को बहुत तवज्जो देते हैं लोग। और रही सिविल सर्विसेज की बात, तो सिविल सर्विसेज में हम लोग स्टार्टिंग से इंडल्ज थे, और क्योंकि माहौल ऐसा था, दोस्तों का सर्कल ऐसा था कि वो सब इसी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हम उसी पे प्रिपरेशन कर रहे थे और आज भी थोड़ा बहुत लगातार कंटिन्यू कर ही रहे हैं। और इसी बीच में जब मेरा यूजी कंप्लीट होता है, मुझे पता चलता है कि मास्टर्स भी करना है, तो मास्टर्स को मैंने दिया एंट्रेंस, मैंने उसमें भी अच्छे रैंक लिए थे, इंडिया में अच्छा रैंक था मेरा। उसके बाद जब मास्टर्स मेरे कंप्लीट होते हैं, मेरा पॉलिटिकल साइंस से ही मास्टर्स मैंने किया है, 2020 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है। और जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया तो मुझे पता चला अपने शिक्षकों से और दोस्तों से कि ये जेआरएफ एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि आप उच्च स्तर की पढ़ाई, मतलब पीएचडी लेवल की पढ़ाई के लिए आप एडमिशन कर सकते हो, और आपको सरकार इसमें आर्थिक मदद भी करती है। तो मैंने जेआरएफ का एग्ज़ाम समझा, और उसके पैटर्न को जब समझा तो उसकी थोड़ी सी चीज़ों को, बारीकियों को समझने के बाद मैंने जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया। और हालांकि फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा जेआरएफ नहीं हुआ था, नेट भी नहीं हुआ था, और सेकंड अटैम्प्ट में मेरा जेआरएफ है आज, और मैं आप लोगों के साथ बैठ के बात ही कर रहा हूँ। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, एक कहावत है, एक डायलॉग है, आपने भी सुना होगा, पूरा देश जानता है, ये कहते हैं कि एक बिहारी सब पे भारी। ये क्यों कहा जाता है बिहार में, क्या वजह? आज मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ। देखिए, ये तो सच है कि अगर मैं अमूमन बाकी अगर क्षेत्रों या बाकी अगर इंडिया के स्टेट्स को छोड़ दें, तो लोग अगर किसी भी फील्ड में जाएं, अगर आप अमूमन किसी फील्ड में जाते हो भारत के किसी भी कोने में, तो बिहार को आप ना ऐसा एक परिचित तरीके से देखोगे जो कि वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है बिहारियों ने। अगर वो किसी बैंक का मैनेजर हो तो बिहारी होंगे, अगर किसी बड़े ओहदे पर ऑफिसर अधिकारी हो तो वो बिहारी होंगे, किसी आप बड़े, जब आप एक विद्वान की बात करोगे तो उसमें से कहीं ना कहीं बिहारी आते हैं। जो पृष्ठभूमि है बिहार की वो इसी तरीके से आती है। तो अब आप साहित्य को, हिंदी साहित्य को उठाकर देख लो, चाहे हमारे रामधारी सिंह दिनकर हों, चाहे कोई भी हो, एक बड़े लेवल पर उन्होंने उनको
प्रतिनिधित्व किया है। और दूसरी बात रही, आप चाहे अधिकारियों की लिस्ट में बात कर लो, चाहे राष्ट्रपति की बात कर लो, चाहे आप हमारे यहाँ के जितने भी बड़े बड़े लोग नेता हमारे कंट्रीब्यूशन भारत राजनीति में देख लो, तो भारत राजनीति में बिहार का एक अलग ही पटल देखने को मिलता है। तो वो दृश्य जो देखने को आपको मिलता है, पृष्ठभूमि देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि अगर एक बिहारी एक आवाज़ मारता है तो पूरे भारत से लोग जो हैं इकट्ठे होते हैं उनको सुनने के लिए, क्योंकि उनकी जो विचार होती हैं वो कहीं ना कहीं पढ़ाई और कहीं ना कहीं दुनिया की समझ, बाकी मुझे लगता है पर्सनली मेरे ग्राउंड पे कि उनकी समझ थोड़ी सी चीज़ों को लेकर, एक जिसको कहते हैं आलोचनात्मक परीक्षण वो लोगों चीज़ों को करते हैं, तो वो आलोचनात्मक दृश्य से लोगों को देखते हैं। ऐसा नहीं कि जिन्होंने कह दिया वो मान लिया। हम लोगों की आदत है कि क्वेश्चन करेंगे। ऐसा माना जाता है कि अक्सर जो बिहारी होते हैं वो चीज़ों को बीच में एक्सेप्ट नहीं करते, वो बीच में रोक कर काट मारते हैं कि नहीं, हम लोग कहते हैं उसको कि बीच में उठ के टोकना, तो हम लोग टोक देते हैं कि भैया नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे, ये सच है। तो उस बिहारी का बात ये सच होता है कि आप कितने भी बड़े माहौल में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन अगर बिहारी को अगर आप मौका दोगे तो वो बिहारी सब पर भारी पड़ जाएगा, ये सच है। एक क्वेश्चन और मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पे मुखर्जी नगर के आसपास ये कहा जाता है 3 तरीके के यूपीएससी एस्पिरेंट रहते हैं। एक हंसमुख रहते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं, मजाक मस्ती में तैयारी करते हैं। एक रहते हैं बहुत सीरियस रहते हैं वो अपने पढ़ाई के प्रति, और कुछ होते हैं लिव इन में रहते हैं, कहते हैं इसका भी बड़ा योगदान है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? लिव इन में बहुत सारे छात्र रहते हैं छात्राओं के साथ, जैसे कनिष्क कटारिया जी हैं, उन्होंने कहा था कि मेरी जो सफलता है उसके पीछे मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ है। तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल आप पहले तो मैं आपके प्रश्न का तीनों स्तर को मैं सुन चुका हूँ। तो पहला स्तर ये था कि आपने ये बोला कि बहुत एक हंसमुख टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं वो रहते हैं यहाँ पे, और दूसरे हैं कि जो सीरियस थोड़ा होकर पढ़ते हैं, जिनको कि लगता है कि दुनिया में अब कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ाई है और हमें इसी से सब कुछ मिलेगा। और तीसरे वो जो लिव इन में रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 3 लेवल हैं लोगों के, स्टूडेंट के जो कैटेगराइज कर दिया नॉर्मली सोसाइटी ने कैटेगराइज कर दिया, मुझे लगता है कि स्टूडेंट, वंस अ स्टूडेंट ऑलवेज अ स्टूडेंट। आप उसमें लिव इन में रहते हो, आप मैरिड हो या आप कहीं भी किसी भी जगह आप जॉब भी कर रहे हो, तो अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड हो तो यू आर ए स्टूडेंट। और हम लोग ऐसा मानते हैं कि लाइफ जितनी बड़ी एग्ज़ाम है वो शायद यूपीएससी या ये सब चीज़ें नहीं है, तो लोग पूरी लाइफ सीखते रहते हैं। तो हर इंसान एक स्टूडेंट होता है। अब आप मैरिड हो जाते हो और तो भी आप स्टूडेंट हो, अगर पढ़ने के परीक्षा में हो, या फिर आप यहाँ सीरियस हो तो भी आप पढ़ रहे हो, हंसमुख हो तो भी पढ़ रहे हो। आपको या हम जैसे स्टूडेंट को तय करना होता है कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हो। बिल्कुल ये सत्य है कि आपके साथ अगर किताब का जुड़ाव होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके साथ कौन रह रहा है, आपके माहौल में कौन है, आपके साथ कौन है, आप हंसते हो या रोते हो, लेकिन सबसे जो उसमें बेसिक हम लोग एलिमेंट मानते हैं वो पढ़ाई है। आपकी अगर उससे नाता रिश्ता है और आपके बुक्स के साथ आपकी अच्छी दोस्ती है तो बाकी सारी चीज़ें आपको जो है ना वो अपने आप ही साइड होंगी और आपकी प्रायोरिटी इस पे आ जाएगी। रही बात कनिष्क कटारिया की, तो सर कनिष्क कटारिया सर जैसे एग्जाम्पल बहुत कम ही हैं जो एग्जाम्पल हम सोसाइटीज़ में देख सकते हैं। और बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर सोसाइटी की पैरेलल अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मुझे ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं लगता है कि आप लिव इन में रहते हो कहीं, लेकिन आपकी स्टडी का तवज्जो उतना ही होता है और कंट्रीब्यूशन बिल्कुल होता है लोगों का, सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन होता है। कभी कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके मोटिवेटर, या आपके सर्कल हो सकता है मोटिवेटर, आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, आपकी फैमिली होती है। मेरे केस में मेरी माँ है जो मेरी बहुत ही अच्छी कहते हैं दोस्त भी हैं, मोटिवेटर भी हैं, और अक्सर चीज़ों को समझाने में और क्रिटिक भी हैं। और हम भारतीय लोगों में तो सबसे अच्छी बात है कि एक पिता का जो रोल होता है वो हम लोग मानते हैं कि थोड़ा सा एक हार्ड एंड टफ का स्टिफ रोल होता है, लेकिन मेरे फादर थोड़े से वेल एजुकेटेड हैं तो चीज़ों को वो समझाते हैं, ना कि थोड़ा ऐसा होता है कि वो अगर थोड़ी सी अच्छी का अचीवमेंट कर लेते हैं तो ज़्यादा खुश भी नहीं होते और ना ज़्यादा चीज़ों को गंभीर तरीके से लेते हैं। वो कहते हैं कि और अच्छा करो और अच्छा कर रहे हो आप, तो मुझे वहाँ से एक पॉजिटिव नोट मिलता है। मेरी माँ मेरी बैकबोन है और मुझे बहुत अच्छे सपोर्ट करती है पढ़ाई में। आपकी हॉबी क्या है, आपको पसंद क्या है, फ्री टाइम में आप क्या करते हैं? क्या बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, या फिर लिखते हैं, पढ़ते हैं? जी मुझे 2 चीज़ों का बहुत शौक़ है। एक तो मैं सच में आपने पहले जिक्र किया कि मैं लिखता ज़रूर हूँ, मुझे कविताएं या नज़्म लिखने की थोड़ी सी आदत ज़रूर है। और अगर उससे भी ज़्यादा अगर तवज्जो दिया जाए तो मुझे अपना संगीत और गिटार बहुत प्यारा है। मैं कभी कभार गिटार बजा लेता हूँ ऐसे फ्री माइंड में, क्योंकि मुझे जब मैं 12th मैंने पास किया था तो मेरी माँ ने एक सेकंड हैंड गिटार गिफ्ट किया था, क्योंकि मैं गाना अभी है यहाँ पे? जी है, गिटार रखा हुआ है हमने। तो ये था कि 12th के जब मैंने पास किया तो मेरी माँ ने गिटार गिफ्ट किया था मुझे, और उसके बाद से मैंने सीखना शुरू किया और खुद से ही सीखा। कहीं पैसे इतने होते नहीं थे, बिहार के फैमिली जब आते हो तो आपको पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। तो मैंने खुद से ही अपने मित्रों से, दोस्तों से जो कॉलेज में देखा सीखा, तो वो थोड़ा बहुत कोशिश करके सीख गया, थोड़ा बहुत बजा लेते हैं। और उसके बाद मुझे ये चीज़ बहुत सारे लोगों ने टोका कि आप अच्छे स्टूडेंट भी हो, पढ़ते भी हो, अक्सर सुनने को मिलता है ये चीज़, तो आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हो कि आप स्टडी को भी देख लेते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार
अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इतने बड़े ओहदे पर होकर, राष्ट्रपति होकर, उनके पास अपने मानसिक संतुलन को अच्छे रखने के लिए, वो हेल्दी तरीके से सोचने के लिए वो वीणा प्ले करते थे, हम सब जानते हैं, ये सत्य है। तो वो जब उनका इतना बड़ा ओहदा होने के बाद वो वक्त निकाल सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपनी चीज़ों को, अपने अच्छे जीवन को जीने के लिए अपने माइंड को भी, अपने पीस को थोड़ा सा लेकर साथ में चलिए और थोड़ा सा अपने आप को स्पेस दीजिए कि चीज़ों को समझ पाएँ। तो आपको जो अच्छा लगता है उसमें कीजिए और माइंड ज़्यादा खुश रहता है। दोस्तों गिटार तो आपको आगे सुनाई गई, लेकिन किताबों की बात की जाए, जैसे न्यू छात्र हैं बिहार के, मेरे पास में बहुत सारे मेल और मैसेज आते हैं, कहते हैं भैया अभी हम 12th क्लास में हैं, अभी हमने 12th का एग्ज़ाम दिया है, मुखर्जी नगर आना चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी करने, अभी 12th क्लास में ही है, कोई 11th में है, कोई 10th में है। उनके अंदर एक जुनून दिखता है कि मतलब वहाँ के जो छात्र हैं, छात्राएँ हैं, कि उनके अंदर कितना जुनून है यूपीएससी के प्रति कि मुझे क्रैक करना है। ये किताबें देख पा रहे हैं तो भगवत गीता है और भी किताबें हैं। तो जेआरएफ के लिए कौन सी किताबें पढ़ें और कौन सी ना पढ़ें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, आपने कौन कौन सी पढ़ी? पहले तो मैं ये बता दूं कि जो 11th और 12th के छात्र हैं, जो अभी अमूमन इस तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, जो शिक्षा के स्तर को और बढ़ाना चाह रहे हैं या जॉब को लेकर सिक्योरिटी चाहते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इंडिया में नॉर्मली बिहार के स्टूडेंट को तो बेसिकली यही लगता है कि जॉब सिक्योरिटी, एक गवर्नमेंट से जॉब की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता दूं कि अगर आप अभी 11th या 12th कर रहे हैं या पास आउट होने वाले हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब पास आउट होते हैं तो आपको पहले तो खुद को टाइम देना चाहिए और एक स्पेस आपको खुद को देना चाहिए कि आपको समझना पड़ेगा पहले कि आपकी जो रुचि है या फिर आपका जो इंटरेस्ट है या फिर आप किस में अच्छा कर सकते हो। क्योंकि हर स्टूडेंट, हम लोग ऐसा मानते हैं कि हर स्टूडेंट का जो होता है एक जोन होता है। आप जैसे ही, अगर आप मान लो कि अगर आप क्रिकेट अच्छा खेलते हो तो हो सकता है कि आप पढ़ाई में थोड़े वीक होंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि फेल होंगे, बट थोड़े से वीक हो सकते हो क्योंकि आप चीज़ों को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हो। 11th 12th में तो आपको ये मानना पड़ेगा, हो सकता है कि आपका स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस में कुछ भी हो सकता है। तो आप पहले ये समझो कि जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए वो चीज़ जरूरी होगी, साइंस वाले को अलग होगा। तो आप पहले टाइम दो खुद को, आप समझो कि आपका किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप किस में मेहनत ज़्यादा कर सकते हो, तो आप उस चीज़ को समझ लो पहले। दूसरी बात, आप जब यहाँ आना चाहते हो मुखर्जी, तो आप एक माइंड को प्रिपेयर करके आना कि यहाँ पे जो ये जो यूपीएससी है या जो फिर बाकी और जो एजुकेशन के जितने भी आप फील्ड देख रहे हो, ये एक लंबी रेस होती है। हम लोग एक नॉर्मल मानते हैं कि 100 मीटर 200 मीटर, बट ये मैराथन रेस है। तो मैराथन रेस में आपको हर कदम को, थोड़ा हर पड़ाव को ना थोड़ा एकदम सहूलियत के साथ चलना है, रुकना नहीं है। गति थोड़ी कम हो जाए लेकिन रुकना नहीं है, गिर जाओ उठो, कोशिश करो, चलते रहो, ये तो सत्य है। दूसरी चीज़ इस बात को लेकर आओ कि आप गिरोगे भी, संभलोगे भी, उठोगे भी, और बट जो फाइनल मुझे लगता है कि जो आपका, जब आपका वो कॉन्सिक्वेंस पे पहुंचोगे, जब आप कंक्लूजन पहुंचोगे, तो आप अक्सर आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपने बहुत कुछ अचीव किया, और जब फाइनली आप पहुंच जाओगे उस गंतव्य स्थान पे, तो मुझे लगता है कि आपकी जीत ही होगी, हारते नहीं हो कभी आप, क्योंकि आप किताबों से दोस्ती आपको कभी हरा नहीं सकता है। दूसरी चीज़, अगर मुझे लगता है कि बुक लिस्ट की बात की जाए, तो मैंने, अगर जो नॉर्मली अमूमन जो लोग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बेसिकली, जब अगर नेट और जेआरएफ की तैयारी करते हैं, तो वो अगर फर्स्ट पेपर की बात करें तो एक फर्स्ट पेपर की बुक है केवीएस मादान यूजीसी नेट करके, जो हर पेपर में कॉमन होता है। तो हर सब्जेक्ट्स के लिए वो कॉमन पेपर है। तो पेपर 1 के लिए मुझे लगता है केवीएस मादान की बुक है, वो ज़्यादा ऑथेंटिक तरीके से रिसर्च को समझाती है, टीचिंग एप्टीट्यूड को समझाती है, यूजीसी के नेट के जो बारीकियाँ क्वेश्चंस होते हैं सिलेबस के थ्रू जाती है, बहुत अच्छे से कवर करती है उन सिलेबस को। और अगर आप पेपर 2 है आपका, तो फर्स्ट पेपर के लिए तो केवीएस मादान है, और पेपर 2 अगर आप जाते हो तो हर सब्जेक्ट्स का अपना एक बेसिक चीज़ होता है जिसको कि आप ग्रेजुएशन से अगर पढ़ रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि अमूमन लोग यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर वही ऑप्ट करते हैं, एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन जो ऑप्ट वही करते हैं जो ग्रेजुएशन मास्टर्स में उन लोगों ने अपना बेसिक तैयार किया होता है, बेस तैयार किया होता है, तो उसी से लोग ज़्यादा क्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए आप 3 साल की ग्रेजुएशन की कुछ किताबें हैं वो कर सकते हो, और अगर नहीं होता है तो आप एक जो होता है जो कंपाइल्ड आपको मिल जाएगा नोट्स कहीं मार्केट में, तो आप देख सकते हो। उनको रिवीजन मोड पे आप कोशिश करते रहो कि रिवीजन उसको करते रहो, गोन थ्रू करते रहो, टाइम टू टाइम उसको एक पॉइंटर्स बना लो, या आप पेज पर 10 पेज की अगर वो चैप्टर है तो आप उसको एक पेज में उसको पॉइंट्स बना लो। चीज़ों को बहुत सहूलियत तरीके से रखो, कोशिश करो कि आप उसको लिखते रहो हमेशा, और माइंड पे आधे घंटे पे 1 घंटे पे उसको रिवीजन में डालते रहो, चीज़ें ऐसी ईजिली जाएंगी। और अगर मैं ऑप्शनल की मेरे सब्जेक्ट की बात करूँ जिसमें मैंने क्रैक किया है जेआरएफ, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए मुझे लगता है बेसिकली 3-4 बुक्स हैं जिसको कि आपको गोन थ्रू होना चाहिए। और मुझे लगता है जिसमें कि हर सेक्शन के लिए आपको, जैसे अमूमन लोग छोड़ देते हैं, मुझे लगता है कि बेसिक जैसे एंड्रयू हेवुड की ग्लोबल पॉलिटिक्स है, या इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपको जॉन बैलिस स्मिथ है, या फिर आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए गाबा है। तो इसमें और सारी चीज़ें, पॉलिटिकल थ्योरी के लिए जैसे आपको राजीव भार्गव शोकाचार्य की बुक है, बहुत सारी बेसिक चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ देते हैं ये लोग, रुचि त्यागी हैं। इन सब बुक्स को आप एक अगर ओवरव्यू के साथ, एक अच्छे रिविजन्स के साथ आप पढ़ते हो तो आपको अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, और आप अच्छे से कवर कर सकते हो इस पेपर को, सेकंड पेपर को अपने पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ, उसको कवर कर सकते हो अच्छा। और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का एक बैलेंस्ड इक्वेशन के साथ हो तो जेआरएफ कर सकते हो।
आज आप बिहार के छात्रों को स्पेशली क्या कहना चाहेंगे, जो कहीं ना कहीं छोटे छोटे कस्बों से देख रहे हैं, छोटे छोटे गांव से देख रहे हैं और उनके दिल में एक जुनून है कि हमें भी सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है? क्या यहाँ पे आसान है आके तैयारी करना, और आपका मैसेज उनके लिए क्या रहेगा? देखिए, पहले बात तो जो बिहारी स्टूडेंट होते हैं वो शुरू से ही योद्धा होते हैं। वॉरियर का नेचर उनके अंदर होता ही है, क्योंकि वो लोग अपने चीज़ों को छोड़कर इतनी दूर तक सोच पाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं इन चीज़ों को इसलिए बोलूँगा क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन को आप जानते हो कि इंडिया में अगर कोई भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है तो वो हमारा बिहार है, क्योंकि एक स्टेट ही ऐसा है हमारा। हमारे यहाँ अलग तरीके की पॉलिटिक्स, हम लोग मानते हैं कि अलग तरीके की पॉलिटिक्स चलती है, अलग तरीके का वहाँ पर सोचना होता है, अलग तरीके का लोग लाइफस्टाइल जीते हैं। कुछ लोग जो हैं जॉब में देखते हैं, उनको देखते हैं, कुछ ऑफिसर्स बनने की कोशिश करते हैं, तो हर तरह का वहाँ पे एक मेंटल स्टेट मिलता है। आप उन चीज़ों को छोड़कर जब इतने दूर तक की सोचते हो तो पहले तो आप वहीं जीतते हो कि आप सोच पा रहे हो। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ आने की कोशिश करते हो या आगे पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो बिल्कुल फोकस्ड रहो चीज़ों को लेकर। आपको दुनिया कोशिश कर दे कि इधर से उधर करने, आपको बस ये सोचना है कि मुझे ये करना है और मुझे इस चीज़ को अचीव करना है। मुझे लगता है कि अमूमन स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैं बिहार की नहीं, ओवरऑल की बात करूँगा कि अमूमन स्टूडेंट ये सोचते हैं जो प्रिपरेशंस के दौरान होते हैं कि अरे यार नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, नहीं होगा तो वो हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। बिहारी लोग को भी खासकर ये ज़्यादा होता है, क्योंकि पड़ोसी से सब परेशान होते हैं, रिश्तेदार से होते हैं, घर वाले होते हैं, और भी बहुत सारे हो सकता है पड़ोसी में कोई IAS कर ले तो और भी ताने तरह को सुनने को मिलते हैं बातें को। आपको भी सुनने को मिले थे क्या? हाँ, कह सकते हैं। तो सच है कि सब हम लोग उस चीज़ से फैमिलियर होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अगर माहौल से आते हो, उस फैमिली से आते हो, तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को झेलना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो हो जाएगा, नहीं होगा तो ये होगा। मेरा बस एक बेसिक मंत्र है, सोचो अगर हो जाएगा तो क्या होगा। अगर 1% आप पॉजिटिव सोचते अगर हो गया तो क्या होगा, आपका सारा वो नेगेटिव पॉइंट्स पॉजिटिव बदल जाएगा, सब चीज़ें बदल जाएंगी, आपकी हर एक सिनेरियो बदल जाएगा, लोगों को आपको देखने का नज़रिया बदल जाएगा, सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। तो आप हार मत मानो। बिहारी लोग तो ऐसे ही यार, एक बिहारी सब बिहारी सब जानते हैं। हार मत मानो। यूथ, यू गाइज आर वेरी मच एम्पावर्ड, और आपको चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप बहुत अच्छे हो, आप यहाँ तक पहुँचोगे। मेरे ऐसा एक नॉर्मल स्टूडेंट जब यहाँ पहुँच सकता है, इतना अच्छा अचीव कर सकता है, तो आप लोग और भी अच्छा कर सकते हो। ये एक भगवत गीता की किताब यहाँ पे रखी हुई है, और ये हमारे हिंदू धर्म में इसे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और इसका बहुत महत्व है हमारे धर्म में। तो आप एक एस्पिरेंट भी हैं, इसको भी पढ़ते हैं, इसकी क्या वजह है ये बताइए। सर, क्या होता है ना कि जब आप चीज़ों को, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, खासकर जब तैयारी कर रहे होते हैं, या स्टूडेंट ऐसे होते हैं, खासकर जब एक माहौल में आप एक छोटे से कमरे में बंद कर अपने आप को बांध कर रख रहे होते हो, तो मुझे लगता है कि आप बाहर की दुनिया से जंजीरों से बंध जाते हो। मुझे एक पर्सनली ऐसा फील होता है कि आप बाहर की बहुत सारी सोसाइटी की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको कि आपको हर तरह के लोगों से मिलने की कोशिश करना होता है, टेंशन्स होते हैं बहुत तरह के, आपको एकदम ऐसा लगेगा कि आप रिस्ट्रिक्शंस हो गए, नहीं कर सकते, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। जब आपको डाउन फील हो जाए कि हर तरीके से बंद गए, तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की बुक, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ भगवत गीता की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो खैर अगर आप इसको कोई पढ़ता है, मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करूँगा कि अपने मेंटल पीस के लिए आपको जो करना करो। मुझे ऐसा लगता है कि ये हर तरीके के रिस्ट्रिक्शंस के लिए आपको माइंड को ओपन कर देता है, ब्रॉड कर देता है। मैं इसको कभी भी बोलूँगा कि आप धार्मिक तरीके से मत पढ़िए, इसको धार्मिक समझ को लेने के लिए मत पढ़िए। इसको अगर आप एक स्टूडेंट की तरह, एक क्रिटिकल एनालिसिस की तरह पढ़ते हो, एक रिसर्च पेपर की तरह पढ़ते हो, उसको एक बुक की तरह पढ़ते हो, तो आपको मुझे लगता है कि दुनिया का अधिकतर ज्ञान आपको इसमें मिल सकता है। तो आपको एक चीज़ों को समझ बनानी पड़ेगी। ये नहीं कहता हूँ कि कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा या कृष्ण की अर्जुन की संवाद क्या है, उसको मत पढ़ो आप। उनमें जितने श्लोक्स हैं, जितनी श्रुतियाँ हैं, उन श्रुतियों को, श्लोक को आप एक किताब के स्टेटमेंट की तरह, एक चैप्टर की तरह पढ़ो, तो मुझे लगता है कि आपको अपने अंदर उठे जितने क्वेश्चन हैं, आपका सवाल में आंसर मिल जाएगा। और आप उन चीज़ों को जिनको आप बैरियर मानते हो, खुद ही आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू पे ऐसा लगेगा कि आकर मुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं और मैं अब आराम से पढ़ाई कर सकता हूं। तो मुझे एक अपना एक मेंटल स्टेबिलिटी और पीस देती है ये बुक, और मैं पढ़ता हूं इस वजह से। आगे यूपीएससी क्रैक करने का संघर्ष जारी रहेगा, और जो आपने एक अटैम्प्ट दिया है और जो आपने एक अटैम्प्ट दिया है उसका अनुभव क्या रहा, वो भी साझा कीजिए। जी, यूपीएससी का संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि कोशिश तो यही है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा ओहदा मिल जाए। हालांकि अभी भी ख़राब नहीं है, चीज़ें सब सही चल रही हैं, लेकिन यूपीएससी का एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है बीइंग अ बिहारी, वो थोड़ी सी ये होती है कि आपको जो है ना एक अलग थोड़ा सा एक ओहदा और समाज की एक अलग नज़र से आपको देखा जाता है, और उस चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ते हो जहाँ पे कि आपको खुद सुकून मिलता है कि चलो मैंने एक अच्छा अचीवमेंट कर लिया है लाइफ में, एक अच्छी पोजीशन को हासिल कर लिया। वो तो खैर हर कोई अच्छा इंसान अचीव करना चाहता है, मैं भी उसी दौर में हूँ कि अच्छा एक अचीव मिल जाए। और रही स्ट्रैटेजी की बात या चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने की बात, तो मैंने एक अटैम्प्ट दे दिया है, मैंने पढ़ाई की थी उस चीज़ के लिए, और हालांकि सिलेक्शन नहीं हुआ, मगर पॉइंट ये था कि सिलेक्शन नहीं होना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना कि आप फील्ड से छोड़कर भाग जाते हो, जहाँ की आपको, मुझे लगता है कि अगर एक अटेम्प्ट देते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं होगा तो क्या, वही बात मैं बोल रहा हूँ। मगर अगर लगता है, सोचो कि अगर आपके 3-4 क्वेश्चन और सही हो जाते, जैसे मुझे लगता है कि 3 या 4 क्वेश्चन से मेरा रह गया, 3-4 क्वेश्चन और सही हो जाते तो क्या होता।
आप मेंस लिख रहे होते हैं, आपका इंटरव्यू होता है शायद, तो उस पॉजिटिव नोट पे मुझे लगता है कि आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए और आपको कोशिश करती रहनी चाहिए कि ये स्ट्रैटेजी जो है आपके लिए, हो सकता है मेरी स्ट्रैटेजी पढ़ने का तरीका अलग होगा, आपकी स्ट्रैटेजी पढ़ने के तरीके अलग होगी, समझ अलग हो सकती है चीज़ों की। एक ही बुक्स को हो सकता है कि मैं 5 बार पढ़ूँ मुझे समझ में आ जाए, आपको हो सकता है कि उसी बुक को हो सकता है एक बार में ख़त्म कर लो आप। तो वो होती है स्ट्रैटेजी की तैयारी, आपकी चीज़ों को लेकर देखने का तरीका। लेकिन यूपीएससी का बेसिक जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है वो बेसिकली ये रहा है कि आप एक, मुझे ग्रेजुएशन से सपोर्ट मिला, ऑप्शनल मेरा क्लियर था कि मुझे ऑप्शनल यही लेना है। मुझे अंडरस्टैंडिंग थी क्योंकि मेरे मैंने बताया कि मेरे कुछ दोस्त, मेरे कुछ जूनियर जो है सर्विसेज में जा चुके हैं, वो अभी अच्छे पोस्ट पे हैं और सर्विस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों से जब बातचीत होती है तो वो बता देते हैं कि आपको कैसे चीज़ों को देखना है, एक नज़रिया कैसे यूपीएससी खोजती है, या भारत सरकार की नज़र से आपका जो एक परिदृश्य या मेंटल स्टेट है वो चीज़ों को कैसे आपको आंसर रिप्रेजेंट करना है। तो मुझे समझ थोड़ी सी अच्छी आ गई थी और मैं उस एक्सपीरियंस को लेकर आगे गया था एग्जाम देने। हालांकि हो सकता है कि मैं अगर एकेडमिक्स में थोड़ा अच्छा कर रहा था तो हो सकता है 3-4 क्वेश्चंस को मैं नहीं आंक पाया, जो कि इस बार बेसिकली हम ऐसा मानते हैं 9-10 साल के प्रीवियस ईयर को जब मैं सॉल्व किया था तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन नहीं थे, स्पोर्ट्स सेक्शन क्वेश्चन नहीं था, तो इस बार 4 क्वेश्चंस स्पोर्ट्स से आ गए थे। तो वो 4 क्वेश्चंस मेरे ट्रैवल कर दिए थे और उस क्वेश्चंस को मैंने हैंडल नहीं किया अच्छे से। तो मुझे ऐसा लगा कि वो 4 क्वेश्चन ही हो सकता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो 4 क्वेश्चन मुझे लगता है वही थोड़ा सा वो कर्स हो गया। लेकिन ठीक है, अभी दौर जारी है, अभी फिर से है, फिर कोशिश करेंगे, जरूर होगा, इस बार जरूर होगा। क्या आप लाइब्रेरी भी जाते थे या नहीं? देखिए मैं मास्टर्स के डेज में अपने जब ग्रेजुएशन तैयारी कर रहा था तब से लेकर मैं लाइब्रेरी अपने कॉलेज के जाया करता था, और मास्टर्स डेज में मैंने लाइब्रेरी 2 साल स्किप किया इसलिए क्योंकि मुझे यूपीएससी को थोड़ा सीरियस पढ़ाई के लिए देखना था और उस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया था, ऑप्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा था और बाकी जो जीएस के पेपर्स थे उनको थोड़ा मैं कवर अप कर रहा था। तो उन चीज़ों को पढ़ाई के चक्कर में लाइब्रेरी नहीं जा पाता क्योंकि टाइम, मुझे लगता था कि टाइम ज़्यादा होता था जाने में, क्योंकि आप 3,000-4,000 रुपये नहीं दे सकते हैं एक लाइब्रेरी के लिए 8 घंटे बैठने के लिए। फिर बहुत सारी चीज़ें, आपको खाना खुद से बनाना है, खुद से सब कुछ को करना है, हैंडल करना है, तो आपको एक माहौल का, फैमिली का बहुत आपको जो है ना वहाँ पे कमी महसूस होता है। तो आप उस चीज़ को जब कमी महसूस होता है तो आपको छोड़ दिया। तो मैं लाइब्रेरी जाना उस टाइम अवॉइड किया था। लेकिन हाँ, अभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में अभी मैं जाता हूँ, रोज़ जाता हूँ। यानी कि वहाँ की लाइब्रेरी में जाते हैं जी, दिल्ली आप भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट थे या हिंदी मीडियम के? और न्यूज़पेपर आप कौन सा पढ़ते थे? जी, मैं स्टार्टिंग बेसिकली मेरा जो स्टार्ट हुआ था वो एक गांव के परिदृश्य से स्टार्ट हुआ था। जो मेरा 10th था वो मेरे खुद के होम टाउन से हुआ है 10th वहाँ पे। तो 10th तक मैंने अंग्रेजी की पढ़ाई की। मैं अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग सब जानते होंगे कि देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड अंग्रेजी, ठीक है। तो हम लोग जिस परिदृश्य से आते हैं वहाँ हमने अंग्रेजी पढ़ाई की थी। जब मैं दिल्ली आया तो मुझे इंग्लिश देखने को मिला, तो मैंने खुद को स्टार्ट किया और खुद को प्रिपरेशन किया। बट ऑल्दो आई एम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, तो लेकिन हिंदी मीडियम स्टूडेंट के साथ मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि वो जितना चीज़ों को समझा सकते हैं वो हम चीज़ों को थोड़ा बहुत दबा देते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हम फीलिंग्स को उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ और बाकी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी बाकी सब चीज़ तो ऐसी चलती है। न्यूज़पेपर आप कौन सा पढ़ते थे? जी, न्यूज़पेपर की बात रही, न्यूज़पेपर मैं स्टार्टिंग से फॉलो करता था, तो मैं द हिंदू ही पढ़ता था और इंडियन एक्सप्रेस, 2 न्यूज़पेपर मैं हमेशा पढ़ा करता था। ओके दोस्तों, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि हम कुछ पूछना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके विचार सादर आमंत्रित हैं, हम उन पर ध्यान देंगे और देते भी हैं। और हाँ, अगर आप भी मुखर्जी नगर, इंदिरा विकास कॉलोनी, जीटीवी नगर, इंदिरा विहार, गोपालपुर, वजीराबाद, गांधी विहार, संत नगर रहते हैं और आप अपना वीडियो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम स्टोरी पे मेंशन कीजिए अपना एड्रेस, हम आपके पास भी आएंगे। लुका छिपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई अब तेरी माँ, आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। क्या बताऊं माँ कहाँ हूँ मैं, यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमां है, तेरे किस्सों जैसा भोला सलोना जहाँ है, यहाँ पंखों वाली मेरी पतंग हो बेफिक्र उड़ रही है माँ, डोर कोई खींचे नहीं, बीच से काटे ना, आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना।
बहुत ही खूबसूरत आपने सुनाया। ये कब से आप प्रैक्टिस कर रहे थे? मैं 12th के बाद मुझे मॉम ने जब गिफ्ट किया था गिटार, तो मेरी माता जी ने बोला था कि चलो कम से कम पढ़ाई के साथ तुमने अच्छा किया पढ़ाई में, तो एक सपोर्ट हो जाना चाहिए बाकी और चीज़ों के लिए, क्योंकि मैं सिंगिंग अच्छे से करता था और स्कूल में बहुत सारे कल्चरल फेस्ट होते थे तो मैं उसमें प्राइज़ भी लेता था। तो इस वजह से माँ को लगा कि थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देना चाहिए। मैंने बोला माँ कि मुझे गिटार चाहिए, तो उन्होंने सब ला कर दे दिया। 12th के बाद सेकंड हैंड गिटार ही था मेरे पास, तो उस सब से प्रैक्टिस करना शुरू किया। 3 साल प्रैक्टिस किए, 4 साल प्रैक्टिस किए, अच्छा से नहीं हुआ था, तो क्योंकि मैं रियाज़ करते रह गया, मुझे कहीं सीखने का मौका नहीं मिला, पैसे नहीं होते थे ट्यूशन क्लासेस के जाऊँ, क्योंकि गिटार ये सब संगीत ऐसा माना जाता है कि बहुत महंगे शौक हैं, तो उतना तो था नहीं। लेकिन मैंने खुद से प्रैक्टिस किया, और जब प्रैक्टिस किया तो खुद से आ गया धीरे धीरे, और थोड़ा बहुत आपके सामने बजा लेता हूँ। ये वही गिटार है या दूसरा है? ये तो फिलहाल वो नहीं है, वो तो घर पे मेरे रूम में लगा हुआ है, रख दिया है मेरी माँ ने संभाल कर, क्योंकि मैंने उसे सीखना शुरू किया था और उसी के साथ अभी 6-7 सालों से रिश्ता है मेरा। और ये मेरे एक जूनियर का गिटार है, लेकिन अक्सर मैं इसी से प्ले कर रहा हूँ अभी तो फिलहाल। कोई और गाना इसके अलावा कोई और है तो एक और सुनाइए जरा, मजा आ रहा है। हाँ, कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सुनाइए। जिस्मों के पीछे भागे हो फिरते, उतरो कभी रूह में। होता क्या आशिक क्या आशिकी है, होगी खबर तब तुम्हें। मैं जो मिट भी गया तो वजूद मेरा सदा तुझ में रहे जिंदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। आज मज़ा आ गया। ये दोस्तों मेरा फेवरेट सॉन्ग भी है, तो मुझे भी बहुत मज़ा आया और बहुत ही सुंदर सुनाया। और एक बार फिर से जो सागर सर हैं, इनके लिए ढेर सारी बधाई, और जल्दी से यूपीएससी क्रैक करेंगे, ऐसी आप लोग दुआई कीजिए, हम भी करते हैं, और फिर से एक ज़बरदस्त इंटरव्यू लेकर के आएंगे। और कुछ कहना चाहते हैं एंड में आप मम्मी पापा को? मैं अपने मम्मी पापा को बस इतना ही कहूँगा कि थैंक यू, आपने इतना सब कुछ दिया मुझे, और आज तक जितना आपने सपोर्ट किया उन सब चीज़ों की वजह से बदौलत मैं जो भी हूँ आज थोड़ा बहुत आपके सामने खड़ा हूँ। क्या होता है कि आपके जब आप अपने एक जिम्मेदारी को उठाने की कोशिश करते हैं और सीख जाते हैं, उनमें जब माहिर हो जाते हैं, तो मुझे लगता है इस दुनिया में अगर कोई भी ताकत है वो सबसे ज़्यादा खुश होती है, तो वो आपके पिता और माता जी होते हैं वो ताकत, और उस ताकत को महसूस करते हैं कि मेरा बच्चा आज कहीं अच्छी जगह पहुंच गया है। तो थैंक यू मेरे मॉम डैड, आपको इतना कुछ देने के लिए, आपने मुझे इतना कुछ दिया है, और उस चीज़ को मैं कोशिश करूँगा कि आगे और भी अच्छे से एक अच्छा पोजीशन हासिल करूँ। आप लोग का जो भी है उनको मैं कर्ज तो नहीं चुका सकता उनका, क्योंकि बहुत उन्होंने मेरे लिए किया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत जो होगा मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा इस लाइफ में। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।